नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अनीता। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का कहना है कि मौजूदा वक्त की कांग्रेस पार्टी में आपको बोलने पर आजादी नहीं है। टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर नाविका कुमार के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आजाद ने कांग्रेस के शासन में हुई गलतियों का जिक्र किया। आइए सुनते हैं इंटरव्यू के कुछ खास अंश। पिछला कुछ दौर था आपका कांग्रेस पार्टी में, उसमें आप कैद में थे, आजाद नहीं थे बोलने के लिए। उसमें आजाद था, इसलिए तो मैंने कहा, चाहे वो संजय गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा हो, राव हो। अगर मैंने एपिसोड देखे होंगे तो क्या क्या कैबिनेट और वर्किंग कमेटी में नरसिम्हा राव जी के हम कहते थे, लेकिन कोई नाराज का सवाल ही नहीं। दोपहर वर्किंग कमेटी में इतना उनको कहा, शाम को फिर कंसल्टेशन के लिए बुलाया। क्या अब वो दौर नहीं? आप कहाँ, आप तो लेटर पे ही आप आउट हो जाओगे। एक लेटर लिखी हम लोगों ने, और लेटर क्या लिखी G23 में, हमने ये कहा कि हमको प्रेसिडेंट बनाओ, हमको ये कहा कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनाओ। हम में से किसी ने, हमने कहा, हमने उसमें वो सिलेक्टिवली उन्होंने लीक की। हमने नेहरू जी की तारीफ की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, सोनिया जी की, लेकिन हमने कहा कि अब फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत है, ब्लॉक इलेक्शन की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन की जरूरत है, स्टेट इलेक्शन की जरूरत है, वर्किंग कमेटी के इलेक्शन की जरूरत है, नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन कमेटी है, जो एमएलएज को टिकट देती है, एमपीज को टिकट देती है, उसकी 2.5 दशकों से ये इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो पार्टी कैसे बनेगी? तो ये सजेशन तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो ये जब लेटर लिखा और दूसरे तीसरे दिन जब वर्किंग कमेटी बुलाई ऑनलाइन, और कहा ये तो बीजेपी ने लिखी है, ये मोदी ने लिखी है, तो मैंने इंटरवेंशन में कहा, एंड कोई दूसरा कहता इट केम ऑल फ्रॉम राहुल गांधी, ही स्पेयरहेडेड दिस। ऑफ कोर्स मिसेस गांधी को क्रेडिट देना चाहता, वो ट्राई कर रही थी माइक उनसे छीनने की कि मत कहो, लेकिन फिर नहीं, मुझे कहना कि ये तो बीजेपी ने लिखी है, मोदी ने लिखी। तो फिर मैंने इंटरवीन किया। तो मोदी, आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्ति चाहता है, तो ये मोदी कब से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इतनी हमको सजेशन दे रहा है कि साहब 22 आदमियों को कि तुम फुल टाइम पार्टी प्रेसिडेंट दे दो, तुम ब्लॉक के इलेक्शन करो, तुम डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन करो, तुम स्टेट इलेक्शन करो, तुम वर्किंग कमेटी चेंज करो, तुम सिलेक्शन कमेटी चेंज करो। ये बीजेपी ऐसे सजेशन देती है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। तो जब ये थिंकिंग सजेशन देना को लिया जाए कि ये बीजेपी ने चिट्ठी लिखी है, और तभी से जो सरेंडर कर गए उनको तो वो बीजेपी से मुक्त हो गए, हमने सरेंडर नहीं किया, कहा ये बीजेपी बी टीम। तो ये डेमोक्रेसी है कि नहीं कांग्रेस के अंदर? डेमोक्रेसी की सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आपको सजेशन, पॉजिटिव सजेशन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है या नहीं। लेकिन आज राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र मरता जा रहा है, खतरे में है। इस कंप्लेंट का आप क्या कहेंगे? आपको लगता है देश में लोकतंत्र खतरे में है? देखो, कई लोग पार्टी में कहते हैं पार्टी का लोकतंत्र खतरे में है। ये कहना, ये हमने सब रिजीमों में सुना हुआ। जब कांग्रेस की रिजीम भी थी हमारी 40 साल पहले, तब कांग्रेस पर ही आरोप लगते थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, सब जेल में चले गए। तो हम उसका भी उत्तर जवाब देते थे। आज रूलिंग पार्टी बीजेपी है, आज उनको भी कहा जाता है लोकतंत्र खतरे में। हाँ, कहीं ज्यादतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, उसका मैं अप्रूव नहीं करता हूं। कांग्रेस के वक्त में भी जब कुछ ज्यादतियां हुई थी, वो नहीं होनी चाहिए थी इमरजेंसी में। आज भी अगर कुछ ज्यादतियां हो रही हैं, विच हंटिंग हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन
मैं ये नहीं कह सकता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में हुई हो, चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी हो या रीजनल पार्टी जो सत्ता में है, वहां की जो उनकी अपोजिट रीजनल पार्टी वो भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी उस स्टेट में खतरे में है। तो इस इल्जाम से कोई भी नेशनल पार्टी या कोई भी रीजनल पार्टी ऊपर नहीं रही है, सब पर ये आरोप लगे हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपने अपनी किताब आज़ाद में पुरानी पूरी बातें बहुत विस्तार से बताई हैं, हर ईरा की बात बताई है, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी। राहुल गांधी पर चर्चा कुछ कम है। आपने एक वाकया जरूर बताया है, जो हिमंत बिस्वा शर्मा वाला जो डिसीजन होना था और जिसमें आपकी बात हुई थी सोनिया जी से, और उन्होंने कहा, राहुल गांधी तरुण गोगोई और गौरव गोगोई के साथ बैठे हुए ये कह रहे थे कि उन्हें ही रहना चाहिए। सोनिया गांधी जी ने आपसे कहा कि आप हिमंत को कह दीजिए डोंट रॉक द बोट। आपको लगता है एक्चुअल डिक्लाइन कांग्रेस का वहां से शुरू हुआ? मैंने लिखा है, मेरा पूरा चैप्टर है द डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस, और मैं एनालाइज किया हूं। मैं 8th क्लास में था या 10th क्लास में था, तो मेरे टीचर जो तो हिस्ट्री के, उसने गेस दिया था। तो उन दिनों गेस देते थे ये आ सकता है, बोर्ड का एग्जाम होता था, कई स्टेटों में आज भी बोर्ड है। तो मेरे टीचर ने कहा था, जितने गेस दिए थे उसमें एक गेस दिया था द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, वो हमारी हिस्ट्री में था। तो वो 13 पॉइंट मैंने रट लिए थे। तो क्वेश्चन तीसरे, चौथे या 5वें में, लेकिन मैंने पहले ही सबसे उसी को पकड़ा और 13 के 13 पॉइंट लिख दिए। एंड आई एम श्योर जब वो 13 उसने एग्जामिनर ने पढ़े होंगे तो बाकी आंखें बंद के दे होंगे कि वो 13 के 13 पॉइंट ही थे हिस्ट्री में लिखे, तो वो सब याद करना। तो तब से तब मेरा ये सोचता था मैं कभी लिखूंगा द डाउनफॉल ऑफ कांग्रेस एम्पायर। तो मैंने एम्पायर नहीं लिखा है यहाँ, लेकिन कांग्रेस तो मैंने लिखा है, उसमें सब लिखा है। मैं while I'm a great admirer of Pandit Jawaharlal Nehru, like the entire world is, he is the architect of India. लेकिन मैंने, और इंदिरा जी के लिए तो बहुत ही मेरे दिल में हमदर्दी है, लेकिन जब एनालिसिस करना होगा और हिस्ट्री करना होगा तो उसमें बाप और भाई को भी माफ नहीं किया जा सकता। तो मैंने उसमें लिखा है कि कैसे डाउनफॉल ऑफ पंडित जी के जमाने से ही हुआ, जब कामराज प्लान लगा। हाँ जी, तो दैट वाज द बिगिनिंग। फिर उसके बाद इंदिरा जी में भी क्या क्या गलतियां हुई, फिर राजीव जी के भी गलतियां हुई। इंदिरा जी के मैंने लिखा है द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द यूपी वाज बहुगुना। He was Muslim leader, he was Brahmin leader, he was Rajput leader, he was backward leader, he was SC leader. और जो उसको हटाया तब से यूपी आज तक संभला नहीं। राजीव जी, and then citing some few more example, and then राजीव जी के वक्त में कुछ दोस्तों ने unfortunately I had not chipped in that circle at that time, कुछ और लोग थे, उनसे भी गलतियां करवाई। और जगन्नाथ मिश्रा, who was another यूपी के जो बहुगुना जी थे, he was the बहुगुना ऑफ बिहार। मुस्लिम लीडर, दलित लीडर, ब्राह्मण लीडर, राजपूत लीडर, शेड्यूल कास्ट लीडर, उसको हटाया और तब से बिहार आज तक नहीं संभला। सो सब फेजेस में मैंने लिखे हैं कि जहां उनकी 99% मैंने 99 पॉइंट तारीफ की है, लेकिन उन कांग्रेस को वीक उनके वक्त में कहां कहां हुई उसको भी मैंने फ्लैग किया है, जिसको आज तक अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े हिस्टोरियन है, मे बी दे वर नॉट इनसाइडर्स, उन्होंने किया नहीं। लेकिन तो यानी कि कोटरी पॉलिटिक्स या कोटरी एक हिस्सा रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी। हर जमाने में, वो बादशाहों के जमाने में हो, कांग्रेस के जमाने में हो, मुगलों के जमाने में हो,
हर स्टेट सेंटर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोटरी के बगैर नहीं होती, एंड देयर इज नो रॉन्ग इन द कोटरी. द क्वेश्चन इज वेदर द कोटरी इज गिविंग यू राइट सजेशन और द रॉन्ग सजेशन. व्हाट इज द कैबिनेट? इन ए वे इट इज ऑल्सो ए कोटरी विच इज ऑफिशियल कोटरी, सरकारी कोटरी. आपको सजेशन तो कैबिनेट में देते हैं. एक मिनिस्टर प्रपोजल लाता है कैबिनेट में, फिर सारी कैबिनेट उस पर चर्चा करती है, फिर मेजोरिटी जो फैसला होती. सब मेजोरिटी की वजह से कैबिनेट नहीं होता. मेरे पास पोर्टफोलियो हेल्थ में मैं लाऊंगा, फिर वो सब कैबिनेट के सामने होगी, चर्चा होगी. इफ दैट इज अप्रूव्ड, इफ दिस अमेंडमेंट इट विल गो बैक, विल ब्रिंग विद सम अमेंडमेंट, और इट कैन बी छोटी अमेंडमेंट हो तो वहीं अमेंडमेंट की जाएगी. है तो इवन पीएम को भी नहीं मालूम होता है, पीएम को भी उसी वक्त पता चलता है. ही मे बी नहीं ओनली एजेंडा में क्या आ रहा है, दैट्स ऑल. But he doesn't know nitty-gritty, he doesn't know only the mistake. So that is also an official coterie. You may not call it a coterie, but you can give the coterie. Then is a party coterie. Then also what is, आप कैबिनेट के ऊपर आपके एक इकोनॉमिक अफेयर्स होती है 7-8 लोगों की, आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स होती है 5 कमेटी, आज की डिफेंस कमेटी होती है 5 कमेटी. यू कैन कॉल इट ए कोटरी. So the question is, एक सरकारी कोठरी होती है, एक पार्टी की कोठरी होती है और एक फैमिली की कोठरी. so फैमिली की भी कोठरी होती है. सब how many family members get influence? Well, luckily I have never involved in my life my family. I have never shown like most of the ministers जब जाते हैं तो बीवी और बच्चों को फोटो खिंचाते हैं. मैंने शायद मैक्सिमम समय तक मैं मिनिस्टर रहा तो मैंने न चीफ मिनिस्टर होते और न मैंने किसी भी मिनिस्टर होते अपनी वाइफ या बच्चे को अपना ऑफिस दिखाया है, न अपने ऑफिस के लोगों के साथ कभी इंट्रोड्यूस कराया. तो इसलिए मैं शायद बच गया, क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स मिनिस्टरों को, लीडरों को फैमिली की वजह से आती है. मिसयूज ऑफ पावर. तो वो सेंटर ऑफ पावर दूसरे बन जाते हैं. एंड दिस हैपनिंग. प्रेजेंट पीएम उससे बचे हुए हैं. लेकिन होता है हर फैमिली में, कोई किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है. रैपिड फायर सवाल पूछूंगी जिनका आप एक एक लाइन में जवाब दीजिए. इन फॉलोइंग चीजों के बारे में आपकी राय क्या है, चीजों या लोगों के बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. देखो, प्रधानमंत्री, हर आदमी में कुछ मेरिट डिमेरिट होता. एक्टिव है, मेहनत करते हैं, नो डाउट, वो क्रेडिट तो जाता. फॉरेन पॉलिसी ठीक रही, अच्छा. इसी तरह इतना अच्छा नेविगेट करना इतने सुपर पावर्स के बीच में और अपना काम निकालना, वही तो फॉरेन मिनिस्ट्री. वो नेविगेशन अच्छी हुई. सब पार्टी से रहना, मेल जोल रखना अच्छी बात है. लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल इनको लीव एंड लेट लीव वाली सब पॉलिटिकल पार्टीज, जियो और जीने दो, सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवसर देना चाहिए. वो बढ़ने आपको लगता है और होना चाहिए था? और होना चाहिए, वो होना चाहिए. और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए. दिल के अच्छे साफ हैं, मैं उनकी कदर करता हूं कि मैंने 7 साल एज लीडर अपोजिशन हर इनके कई बिल मैंने राज्यसभा में फेल कर दिए, जो बाद में दोबारा इनको लाने पड़े. हर पॉलिसी का विरोध किया बीजेपी की, लेकिन एज ए स्टेट्समैन उन्होंने आखिर में बिहेव किया. और उसी पर मुझे याद आ गई फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी.